नमस्कार विद्यार्थियों। भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत हमारा आखिरी सिद्धांत औचित्य सिद्धांत बचा है। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, इसको समझने का प्रयास करेंगे, इसका अध्ययन करेंगे। औचित्य सिद्धांत या औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य क्षेमेंद्र हैं। वैसे तो आचार्य क्षेमेंद्र मूलतः ध्वनिवादी आचार्य हैं, परंतु इनका जो ग्रंथ है औचित्य विचार चर्चा, उस पर इन्होंने औचित्य पर विस्तार से चर्चा की है और उसे काव्य का व्यापक तत्व स्वीकार किया है। इन्होंने औचित्य विचार चर्चा में काव्य शास्त्र के जो सिद्धांत हैं उनके बीच में एक समन्वय स्थापित करने के लिए एक सिद्धांत की स्थापना की, जिसे हम औचित्य सिद्धांत के नाम से जानते हैं। ये कहते हैं कि औचित्य रस सिद्धस्य स्थिर काव्य जीवितम, अर्थात ये कहकर इन्होंने औचित्य को काव्य की आत्मा के रूप में स्वीकार कर लिया। ये कहते हैं रस से सिद्ध काव्य पर स्थिर जीवित अर्थात प्राण तत्व, वो औचित्य ही है। औचित्य के बिना रस की जो सत्ता है वो संभव ही नहीं है, क्योंकि किसी भी चीज का एक औचित्य तो होना ही चाहिए। इस प्रकार ये रस की स्थिर जीवनी शक्ति प्रदान करने वाला तत्व औचित्य को ही मानते हैं। आचार्य क्षेमेंद्र ने अपने ग्रंथ औचित्य विचार चर्चा में लिखा, अलंकारा स्वलंकारा गुणा एवं गुणा सदा औचित्यम रस सिद्धस्य स्थिर काव्य जीवितम, जिसका हमने अभी पढ़ा था। उचितस्य च यो भावस्तेदौचित्यम प्रचक्षते, ये कह करके इन्होंने कहा कि काव्य के सभी तत्व के मूल में जो भाव है वो औचित्य ही है। अब ये जो औचित्य है ये भिन्न भिन्न रूपों में आता है। जैसे भरत मुनि है, उन्होंने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में नायक के स्वरूप, अभिनय, वेशभूषा, इन सब के औचित्य की आवश्यकता पर बल दिया। कहते भी हैं कि आयु के अनुसार वेशभूषा, उसके अनुरूप क्रिया, गति, ये सब होना चाहिए। अर्थात औचित्य का ध्यान तो रखना ही चाहिए। अगर उसका ध्यान नहीं रखेंगे तो उपहास के पात्र ही बनेंगे। जैसे भरत मुनि कहते हैं, जो जिस देश का वेश, जो आभूषण जिस अंग में पहना जाता है, उससे भिन्न देश या अंग में उसका विधान करने से व्यक्ति उपहास का पात्र बनता है। यदि कोई करघनी को गले में पहन ले तो वह उपहास का पात्र ही होगा। इस प्रकार ये जरूरी है कि आपको औचित्य का ध्यान होना चाहिए। जो ध्वनिवादी आचार्य हैं आनंदवर्धन, वो भी रस के साथ औचित्य के अंदर संबंध बताते हैं। वो कहते हैं कि अनौचित्य के अतिरिक्त रस भंग का कोई कारण ही नहीं है और औचित्य ही रस का परम रहस्य है। अब अगर हम औचित्य को समझें कि औचित्य है क्या, तो जो वस्तु जिसके अनुरूप होती है, अर्थात जो उचित भाव है, वही औचित्य है। आनंदवर्धन ने अलंकार, गुण, संघटना, प्रबंध, रीति तथा रसौचित्य की चर्चा की। दंडी भी देशगत कालगत औचित्य की चर्चा करते हैं।
भामे भी सौंदर्य निरूपण में औचित्य को अपरिहार्य मानते हैं, और भरत मुनि का तो हमने पढ़ ही लिया। साहित्यकार साहित्य या काव्य का सृजन करता है और सर्वथा नवीन भाव भूमि की सृष्टि करता है। काव्य तभी रमणीक, रुचिकर, आकर्षक बनता है जब वह हर दृष्टि से दोष रहित हो, और इस दोष रहित काव्य का जो संधारण निर्धारण किया जाता है वही वो करता है औचित्य तत्व। जैसे अगर कोई रेगिस्तान में धान की खेती की बात करता है तो ये औचित्य बात नहीं है। इन सब का उचित रूप से प्रयोग होना चाहिए। रस है, अलंकार है, रीति है, ध्वनि है, पदबंध है, सबका प्रयोग उचित ढंग से होगा, उचित स्थान पर होगा। ये सब कुछ औचित्य सिद्धांत के मूल में है। काव्य का जो प्रत्येक पात्र है वो शब्द, पद, रीति, वृत्ति, गुण, वर्ण, लिंग, वचन, कारक, वाक्य, रस, भाव, अलंकार आदि में सब में औचित्य का ध्यान रखेगा और रखा जाना जरूरी है। क्षेमेंद्र कहते हैं, अलंकार बाह्य शोभादायक तत्व हैं, अतः अलंकार अलंकार है, अलंकार्य नहीं। इसी प्रकार सत्यशील आदि की भांति गुण गुण है, परंतु रस सिद्ध काव्य की आत्मा तो औचित्य ही है। क्षेमेंद्र ने रस के 27 भेद किए। क्षेमेंद्र कश्मीर के रहने वाले थे। और उन्होंने कहा जो 27 भेद किया, हम एक बार उनका नाम ले लेते हैं। पद, वाक्य, प्रबंधार्थ, गुण, वचन, विशेषण, उपसर्ग, निपात, अलंकार, रस, क्रिया, कारक, लिंग, काल, देश, कुल, वृत्त, तत्व, सत्व, अभिप्राय, स्वभाव, सार संग्रह, प्रतिभा, अवस्था, विचार, नाम और आशीर्वचन। वैसे काव्य में औचित्य के 6 प्रकारों पर बात की जाती है और उसी में ही समाहित सबको कर लिया जाता है। जैसे अलंकार औचित्य। अलंकार औचित्य यानी जो भी अलंकार का प्रयोग जिस स्थान पर होना जरूरी है वो वहीं पर ही होना चाहिए। गुण औचित्य, इसमें रसानुकूल गुणों की योजना होनी चाहिए। जहाँ जिस गुण का प्रयोग किया जा रहा है, वहाँ जिस गुण की बात की जा रही है उससे संबंधित वही गुण वहाँ होना चाहिए। संगठन औचित्य, इसमें रस औचित्य, विषय औचित्य, वक्ता औचित्य और वाच्य औचित्य पर बात की जाती है। प्रबंध औचित्य है, प्रबंध काव्य में जो है वो घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी होनी चाहिए, देश काल स्वभाव के अनुसार होनी चाहिए। जो है अगर कल्पित कथाएं भी हैं तो वो एक अनुपात में हो। रीति औचित्य, इसमें वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली रीतों का प्रयोग जो है वो होना चाहिए। रस औचित्य, इसमें यह है कि जिस भी रस का हम प्रयोग कर रहे हैं वो औचित्य होना चाहिए। मुख्य रस का विवेचन कैसे होना चाहिए, रसों में पारस्परिक विरोध है या उनमें समानता है, इन सब पर हमको ध्यान देना चाहिए। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि किसी भी काव्य का अगर सृजन किया जा रहा है तो हमें उनके औचित्य पर ध्यान देना चाहिए, अनुकूलता पर ध्यान देना चाहिए। इसी से ही काव्य मधुर बनता है, प्रेषणीय बनेगा, उसकी शोभा बढ़ेगी। तो इस प्रकार औचित्य का निर्वाह होना चाहिए। तभी अगर औचित्य का निर्वाह निरंतर होता रहा तो काव्य अनेक दोषों से मुक्त हो जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि काव्य में औचित्य का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र एक और औचित्य सिद्धांत का उल्लेख रस ध्वनि वक्रोक्ति के प्रसंग में करते हैं। दूसरी ओर वो सामाजिक और आधुनिक संदर्भों में भी औचित्य की समीक्षा करते हैं। और हिंदी साहित्याचार्यों में जो केशवदास, चिंतामणि, कुलपति मिश्र, भिखारीदास, सभी ने ही औचित्य को स्वीकार